हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हमारा जो टीजीटी का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आप चारों राइटर्स जो हैं आपके, उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क, क्रिटिकल कमेंट्स और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे कवर कर लिए गए हैं। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स को हमने एम.एच. अब्राहम से पढ़ा है और लिटरेरी जेनर जिसमें प्रोज, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा से रिलेटेड जितनी बातें हैं उनको सेपरेट पढ़ा है। जैसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज़ और फिक्शन की जितने भी प्रकार हैं नॉवेल के वो पढ़ा है। और इसके साथ साथ हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रीस्टोरेशन पीरियड तक पढ़ चुके हैं और जिसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आप हमारे सारे वीडियोस प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेते हैं तो आपका जो लिटरेरी पोर्शन है, यानी कि हाफ पोर्शन लिटरेचर आता है, बाकी ग्रामर आती है, तो उसमें से कोई भी प्रश्न बचने के चांस नहीं है। तो यू मस्ट वॉच ऑल द वीडियोस गोइंग थ्रू आवर प्ले लिस्ट। तो समझ गए होंगे क्यों मैं बात बता रहा हूँ। अब शेष हम लिटरेचर के जो हिस्ट्री है वो पढ़ लेंगे और आज पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 22। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ध्यान रखिए ये प्रैक्टिस सेट हमने खुद के नोट से जो है क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसलिए ये बातें बतानी आपको ज़रूरी हो जाती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार, क्योंकि अब मैं जल्द शीघ्रता से नहीं बना पा रहा हूँ, एक सप्ताह में 2 वीडियो मुश्किल से आ पा रहे हैं, समय नहीं है, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और वैल्यूएबल जो वो है वो आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, निकोलस रो, हेनरी कॉन्डल, जॉन हेमिंग और नाहम टेट। तो आप जानते हैं निकोलस रो आपके फर्स्ट बायोग्राफर हैं जिन्होंने 1709 में एक वर्क लिखा, सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। तो ये फर्स्ट बायोग्राफी मानी जाती है। और आप जानते हैं हेनरी कॉन्डल और जॉन हेमिंग इनके को प्ले राइट हैं, जिन्होंने को एक्टर हैं जिन्होंने 1623 में इनका फोलियो पब्लिश कराया और नाहम टेट ने हैमलेट को जो है किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दी है। अगला है व्हेन विलियम शेक्सपियर केम टू लंदन 1585, ये 1585 के लगभग ये इंग्लैंड को आते हैं और वहाँ पर एक ड्रामेटिक कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो आपको बताना है कौन सी कंपनी है। जेम्स बर्बेज कंपनी है, द एडमायरल्स मैन है या चैम्बरलेन्स मैन है और ग्लोब थिएटर है। तो देखिए ये दोनों कंपनी तो एक ही साथ की थी। चैम्बरलेन्स मैन जो है ये तो बहुत बाद में बनी है। चलिए, तो जेम्स बर्बेज कंपनी को ये आकर ज्वाइन करते हैं जिनके थिएटर का नाम होता है द थिएटर। द थिएटर ही नाम होता है जो कि 1776 में बनता है। अब अगला है विच ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइन आर विक्टिम्स ऑफ इनएक्सप्रेसिवनेस, दे सफर इनॉर्मसली फॉर देयर लैक ऑफ बिट एंड एक्शन। कौन सी शेक्सपियर की जो हीरोइंस हैं वो विक्टिम्स ऑफ इनएक्सप्रेसिवनेस यानी कि अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती, तो इसलिए उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, अपने जज्बातों को व्यक्त नहीं कर पाती, तो उसको कहते हैं विक्टिम्स ऑफ इनएक्सप्रेसिवनेस, जज्बातों को व्यक्त ना कर पाना। तो किन हीरोइन के नाम आते हैं? रीगन एंड गोनरेल, ओफेलिया या डेस्डेमोना, लेडी मैकबेथ एंड क्लियोपेट्रा, जूलियट एंड कॉर्डेलिया। तो आपका ऑप्शन है बी, ओफेलिया एंड डेस्डेमोना। तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ओफेलिया भी अपने व्यक्त नहीं कर पाती हैमलेट में और डेस्डेमोना भी
अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती, इसलिए ओथेलो जो है उसको मार देता है। तो आपका ऑप्शन बी हो ही गया। विच ऑफ शेक्सपियर हीरोइन इज कॉल्ड अ मार्टिर टू द कॉज ऑफ लव? प्यार में शहीद हो जाने वाली हीरोइन कौन सी है? लेडी मैकबेथ है, डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया या ओफेलिया? तो आप जान गए होंगे ये नाम जो है ओथेलो की हीरोइन डेस्डेमोना के लिए आता है। तो आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 5th है, अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइन मिस्टर W.H. ऑर्डन सेट, यानी जो राइटर हैं आपके W.H. ऑर्डन, वो कहते हैं अ ट्रम्प ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की विजय किस हीरोइन के लिए कहते हैं? रोजालिन के लिए, मिरांडा, बॉयला और हर्मिया, चारों ही हीरोइन अच्छी लग रही हैं हमको। तो ये है आपकी एज यू लाइक इट की हीरोइन रोजालिन, जिसको ट्रम्प ऑफ सिविलाइजेशन W.H. ऑर्डन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कम दाउ स्पिरिट दैट टेंड ऑन mortal thoughts unsex me here and fill me from the crown to the top full of direst cruelty make thick my blood. These lines have been taken from the play. किस प्ले से ली गई हैं और आपको बताना है उस प्ले में किस करैक्टर द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो प्ले के ऑप्शन आपको दिए ही गए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं सरल सी लाइन्स हैं और आपने चुन लिए होंगे। अर्थ बता दे रहे हैं, कम दाउ स्पिरिट, यहाँ पर जो है लेडी मैकबेथ को जब सूचना मिलती है कि किंग डंकन जो है महल में आ रहे हैं, तो उनको मारने की योजना वो बना चुकी होती है। तो फिर जो बुरी आत्माएं हैं उनको आवाहन करती है, कहती है कम यू स्पिरिट दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स अनसेक्स मी, जो मोर्टल थॉट्स को बढ़ाती हैं, ऐसी आत्माएं आओ अनसेक्स में हियर, मुझको अनसेक्स कर दो। अनसेक्स का मतलब मेरे अंदर जो स्त्री के गुण हैं उनको पुरुषत्व में बदल दो, यानी कठोरता भर दो, क्योंकि स्त्रियों को कोमलता का प्रतीक माना जाता है। तो यही कारण है वो अपने सेक्स को चेंज कराना चाहती है। एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूअल्टी, भयंकर निर्दयता, सिर से लेकर पैर की अंगूठी तक पूरे शरीर में निर्दयता भर दो। मेक थिक माई ब्लड, तो बहुत ही यही कारण है कि उसको फोर्थ विच कहा गया है, क्योंकि वो उकसाने का काम करती है मैकबेथ को। अब ये बताना है, ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल साइन। तो आपको बताना है ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कंपोज्ड बाई, किसने कंपोज की हैं और किसके वर्क से ली गई हैं? मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या बेन जॉनसन। तो बताएं, ये जो पता लग गया होगा। आप पहले तो बात ध्यान रखिए कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये जो दो लाइनें हैं माइट और ब्राइट, और ये आपका कपलेट है। और जब भी आपके चारों राइटर आए बोर्ड में, तो चारों राइटर में कपलेट जो है लगभग आपके विलियम शेक्सपियर ने ही लिखे हैं अपने, कहाँ, सोनेट्स में। तो सोनेट्स का जो लास्ट पार्ट है वो 3 क्वार्टर के बाद एक कपलेट आता है, तो वही कपलेट है। और ये ऐसे ही पहचानेंगे कि कपलेट होगा तो मैक्सिमम जो है आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही होगा। तो ये सोनेट 65 है, तो जिसमें कहते हैं वो कहते हैं कि हम जो आपके मिस्टर WH हैं, तो इनको इमोर्टल कैसे बनाया जाए। तो कह रहे हैं कोई भी दुनिया की जो चीज़ है वो इस संसार में जो है इमोर्टल है, और उसको मॉर्टल है, तो उसको इमोर्टल केवल उसके सोनेट ही बना सकते हैं। तो पढ़ते हैं, ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, कोई भी तुम्हें इमोर्टल नहीं बना सकता
दिस माइट हैव मिरेकल हैव माइट, जब तक कि चमत्कार नहीं हो जाता, दैट इन ब्लैक इंक ऑफ माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, कि जो मेरी कविताओं की सोनेट की काली स्याही है उसमें तुम हमेशा जो है चमकते रहोगे। What was the year when William Shakespeare became famous in London as a dramatist? तो एक ड्रामेटिस्ट के रूप में विलियम शेक्सपियर लंदन में कब फेमस होते हैं? 1590, 91, 92, 93। आपके पास 4 डेट हैं, बताइए। तो आपको पता लग ही गया होगा 1592 में। तो क्यों? इस समय हेनरी जो आपका 6 का पार्ट 2 प्ले हो रहा था स्टेज पर। तो उसके 1 सप्ताह बाद, 1 या 2 सप्ताह बाद रॉबर्ट ग्रीने का एक पंपलेट पब्लिश होता है, ग्रीन्स ग्रोड्स बर्थ ऑफ बिट्टी ब्राउट विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। आपने सुना होगा। तो ये 1592 में पब्लिश होता है, एक पंपलेट है। तो ये डेरोगेटरी पंपलेट है, पहली बात तो, यानी कि अपमानजनक। तो इस पंपलेट के द्वारा विलियम शेक्सपियर फेमस हो जाते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रामेटिक फील्ड। तो कभी कभी बुरी चीज़ें भी प्रसिद्ध कर देती हैं। इन विच ईयर शेक्सपियर बीकेम अ मेंबर ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेटर नोन एज द किंग्स मैन। देखिए, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन थिएट्रिकल कंपनी है, ड्रामेटिक कंपनी है, और जो बाद में किंग्स मैन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में ये बनती है, उसी को पेटेंट मिलता है। तो आपको बताना है कब बनी थी, यानी कब विलियम शेक्सपियर इसके मेंबर बनते हैं। तो विलियम शेक्सपियर इसके मेंबर बनते हैं 1594 में, क्योंकि इस कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो भी 1594 में ही होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट है, द ओनली शेख सीन इन कंट्री हु गेव द टर्म अबाउट शेक्सपियर। ये टर्म किसने दी? शेख सीन। 4 ऑप्शन है, जॉनसन, मार्लो, ग्रीने, जी.बी. शाह। अनुमान लगाइए, और आपको आता है, हमें पता है। तो ये हैं आपके रॉबर्ट ग्रीने, और ये वही पंपलेट है, कौन सा वाला? ग्रीन्स ग्रोथ बर्थ ऑफ बिट्टी ब्राउट विद आ मिलियन रिपेंटेंस, जो कि 1592 में पब्लिश होता है। और इसी में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, शेख सी ने नहीं, बहुत सारी बातें कही हैं। आपके 2021 में अभी आया था, उसे क्या कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, ये भी आया था। और टाइगर्स हार्ट रेथ इन प्लेड हाइड, ये भी आया था। तो ये सारे इसी से हैं। ठीक है। तो ये कौन कहते हैं? रॉबर्ट ग्रीने। तो आपका ऑप्शन सी बन जाता है। और क्वेश्चन है आपका, व्हेन वर द आर्गूमेंट्स एडेड टू पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में आर्गूमेंट, हर किताब के आगे बुक्स 12 बुक हैं, 12 बुक्स के आगे एक आर्गूमेंट जुड़ा होता है। तो कब जुड़ा है ये बताना आपको, 65, 67, 1673 या 74। तो देखिए 1667 में तो 10 बुक में पब्लिश होती है, और 1673 में आपकी 74 में जो होती है आपकी, वो आपकी 12 बुक्स में पब्लिश होती है। ठीक है। तो 1674 में ही इनका जो है ये आर्गूमेंट जोड़ते हैं जॉन मिल्टन प्रत्येक किताब के पहले। तो आपका ऑप्शन डी बनता है। एल एलेग्रो मीन्स जानते हैं हैप्पी मैन होता है, और एल पेन सेरेसो का मीन होता है मेलंकली मैन, उदासीन व्यक्ति। आपको बताना है ये जो शब्द हैं किस लैंग्वेज के हैं, शायद कुछ रह गया लिखने को। इन इटालियन में इनका अर्थ है, फ्रेंच में, रोमन में या ग्रीक में, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये जो अर्थ है ये आपका इटालियन लैंग्वेज के शब्द हैं, ठीक, जिसका अर्थ होता है। अगला है, इन विच सीजन डज
एल एलेग्रो टेक प्लेस? किस सीजन में होता है एल एलेग्रो? तो ये आपका स्प्रिंग, फॉल, विंटर, समर, तो ये आपका स्प्रिंग सीजन में होता है। एल एलेग्रो एज बैलेड है, पास्टोरल पोइम है, मास्क है या सोनेट है, ये आपको बताना है। तो देखिए एल एलेग्रो और इन पेंसरोसो दोनों भी आपकी जो है पास्टोरल पोइम्स हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन? तो देखिए ब्रिटेन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट एंगल, सैक्सन, जूट्स और केल्ट्स में कौन थे, आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि केल्ट्स आपके ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन थे, इंग्लैंड नहीं, क्योंकि इंग्लैंड तो ये 3 जो ट्राइब्स हैं, कहाँ की ट्राइब्स है, ये आपकी फ्रेंच ट्राइब्स हैं ना, रोमन ट्राइब्स हैं जो फ्रेंच में आकर बस जाती हैं। तो इनमें से 450 ईस्वी में, यानी कि मिड ऑफ द 5th सेंचुरी में आती हैं। तो एंगल्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसके कारण इसको इंग्लैंड नाम पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन वर द एंगल्स एंड सेक्शंस फर्स्ट लैंडेड इन इंग्लैंड? तो ये तो अभी बताया था कि मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी, यानी कि 450 में आते हैं, तो 5th सेंचुरी का मिडिल ही बैठता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु कॉल्ड एंटी हीरो इन ए ड्रामा और नॉवेल? तो देखिए एंटी हीरो का, देखिए हीरो वो व्यक्ति होता है जो हीरोइक क्वालिटी रखता है, भी कॉमन सेंस समझिए। हीरो वो होता है जो हीरोइक क्वालिटी रखता है, जो अच्छे अच्छे काम करता है। लेकिन एंटी हीरो भी होता हीरो ही है, लेकिन उसमें हीरोइक क्वालिटी नहीं होती। तो हम एंटागोनिस्ट यानी कि जो विलेन होता है उसको नहीं कहेंगे, प्रोटागोनिस्ट हु लैक्स हीरोइक क्वालिटीज। तो हम जो प्रोटागोनिस्ट है, जो हीरो है, मेन एक्टर है, मेन जो पात्र है, तो उसमें हीरोइक क्वालिटी की कमी होती है, तब कहेंगे हमको एंटी हीरो। तो बी हो गया। और बाकी आ हीरो हु इज रोमांटिक इन कैरेक्टर नहीं है, और नन ऑफ द अबव, तो आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर है 18, द रोमन कॉन्क्वेस्ट इन ब्रिटेन वॉज इन AD 43, यानी कि 43 ईस्वी में रोमन कॉन्क्वेस्ट होती है, और रोमन एम्पायर एस्टैब्लिश्ड होता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में रोमन एम्पायर एस्टैब्लिश्ड होता है। तो यू हैव टू टोल्ड वो रोमन कॉन्क्वेरर कौन था? जूलियस सीजर था, क्लॉडियस, हर्डियन या मार्क एंटोनी? देखिए जूलियस सीजर तो 55 और 54 BC में आते हैं। एम्परर क्लॉडियस 43 AD में आते हैं, और आपके हर्डियन तो लगभग 129 के लगभग आते हैं AD में, और मार्क एंटोनी तो जूलियस सीजर के समकालीन हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन है जो है वो आपका क्लॉडियस है। क्या है? किंग एम्परर क्लॉडियस, तो बी हो जाता है। एपिक सिमिली आल्सो कॉल्ड होमरिक सिमिली, क्योंकि होमर की इलियड और ओडिसी से ली गई हैं। आर फॉर्मल सस्टेन्ड सिमिलीज, तो इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड या सिंपल, या इनमें से किसी प्रकार का सेंटेंस नहीं होता। देखिए ये ऑप्शन तो बेकार ही है, क्योंकि सेंटेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, तो इनमें कोई ना कोई सेंटेंस तो होगा ही होगा। तो आपको बताना है कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या सिंपल है। तो नेचुरल है कि आप जानते हैं कि जब सिमिली होती है, एपिक सिमिली या होमरिक सिमिली, तो इसमें जो स्टार्ट होती है एज, जस्ट एज, लाइक, दैट, हाउ, तो ये जो शब्द आते हैं ये सब आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं। तो ये आपकी जो सिमिली है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होनी चाहिए। बाकी आप इसके बारे में जानकारी ले लें, लेकिन मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर बता रहा हूँ कि ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बाकी आप इसको कन्फर्म जरूर कर लें। और पैगन लिटरेचर बिलीव्स इन, तो जो कि पैगन लिटरेचर कब की है पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए जब एंग्लो सैक्सन पीरियड हम पढ़ते हैं तो वहाँ दोनों प्रकार की, एक क्रिश्चियनिटी की भी लिटरेचर होती है और पैगन लिटरेचर भी होती है।
तो पैगन मूर्ति पूजक लिटरेचर मानी जाती है। तो वहाँ की जो ब्रिटेन की जो नेटिव लिटरेचर होती है वो पैगन ही लिटरेचर होती है। तो ये आपकी कौन सी लिटरेचर है। और पैगन लिटरेचर को जो ट्राइब्स आई थी एंग्लो सैक्सन वो भी लाए थे। तो ये आपका आंसर है नेचर। तो इन्होंने नेचर को फॉलो किया था, ये नेचर पे बेस्ड थी। तो आपका ऑप्शन सी बैठता है। मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज रोमांटिक है, रिलीजियस है, मिरेकल है, क्लासिकल है। तो ये आपकी रिलीजियस पोइट्री मानी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, रिलीजियस पोइट्री मानी जाती है। और क्वेश्चन अगला है, द फर्स्ट थिएटर नेम द थिएटर वॉज बुल्ट इन लंदन 1776 बाई, किसने बनाया। तो अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऊपर कि जेम्स बर्बेज ने ही इसको 1776 में बनाया था शॉर्डिच में। ठीक है, जेम्स बर्बेज ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिरेकल प्लेस वर बैंड बाय, कब बैन होते हैं। देखिए तो मिरेकल प्लेस जो है कौन बैन कराता है, तो कि 15वीं 16वीं शताब्दी में तो ये शुरू ही होते हैं मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस। तो आपको बताना है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, हेनरी यर्थ जो है इसको बैन कराते हैं किसमें, 1534 में। क्या रीजन रहा था ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि 1534 में ही इंग्लिश रिफॉर्मेशन की शुरुआत मानी जाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1534 ही इंग्लिश रिफॉर्मेशन और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है उसका मेन डेट मानी जाती है। और पिछले हम कई बार जब हमने पढ़ा था इस पीरियड के बारे में पढ़ा था, ये आपका रेनेसा पीरियड है, रेनेसा और रिफॉर्मेशन वाला पीरियड है इंग्लैंड का। तो देखिए हेनरी यर्थ अपनी शादी को करने के लिए, यानी कि पुनर्विवाह करने के लिए, रीमैरिज करने के लिए पोप की सत्ता को उतार, कैथोलिक जो चर्च होते हैं उसको नहीं मानते और न्यू चर्च की स्थापना करते हैं। तो इसी समय ये बैन कराते हैं मिरेकल प्लेस पे। व्हाट इज नॉट अ प्लेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी का प्लेलेट कौन सा नहीं है। तो देखिए लिटिल ड्रीम इनका प्लेलेट है, डिफीट भी प्लेलेट है और द लिटिल मैन ये भी प्लेलेट है। लेकिन मैन ऑफ डेवन ये आपका जो है नोबेल है। तो आपका ऑप्शन सी बनता है, ये आपका नोबेल है। तो इंपॉर्टेंट सी हो गया। और नोबेल नहीं, बिल्कुल नोबेला कहेंगे इसको, ध्यान रखना इसको नोबेला, यानी कि शॉर्ट नोबेल है, ये आपका शॉर्ट नोबेल है। अगला क्वेश्चन 25 है, विच इज नॉट द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय जॉन गाल्सवर्दी। फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 का ये पब्लिश होता है। ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। और आपका जो कमेंट्री है ये भी आपकी शॉर्ट स्टोरी का है। और मोटले ये भी आपका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। लेकिन जो पैट्रिशियन है ये आपका नॉवेल है। क्या है, नॉवेल। तो इसको ध्यान रखेंगे डी। और इसकी बहुत बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे जॉन गाल्सवर्दी का वीडियो आप हमसे देख लेना, बहुत ही सुंदर उसमें सभी कुछ जानकारी दी गई है। एडा कूपर प्रिक्ड गाल्सवर्दी टू राइट। तो उकसाती हैं एडा कूपर विलियम जॉन गाल्सवर्दी को लिखने के लिए, क्योंकि इनके भाई की पत्नी होती हैं। तो ये जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं यू आर जस्ट द एडा कूपर कहती हैं जॉन गाल्सवर्दी से, यू आर जस्ट द पर्सन टू राइट, वाई डोंट यू, कि तुम वही पर्सन हो जो लिखने के लिए बने हो, तो लिखते क्यों नहीं। तो उन्होंने कब स्टार्टेड किया लिखना, 94, 1895, 96, 97। तो ये आपके 1895 में लिखना आप शुरू कर देते हैं, 1895 में।
अब आप कहेंगे कि पहला वर्क तो 1897 में आया, हालांकि 1897 इनके कैरियर की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन लिखना 2 वर्ष पहले ही शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, द ईयर 1897 इज द कमेंसमेंट ऑफ गाल्सवर्दीज लिटरेरी कैरियर। गाल्सवर्दी के लिटरेरी कैरियर की कमेंसमेंट मानी शुरुआत मानी जाती है। तो ही पब्लिश हिज फर्स्ट वर्क। तो देखिए, आप जानते हैं कि 1897 में ही इनका पहला वर्क आता है, फ्रॉम द फोर विंड्स। इसका ये जो वर्क है ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। और जोसेलिन भी इनका नॉवेल है, 1899 का होगा जोसेलिन। और आइलैंड ऑफ फैरिसीज ये भी इनका 1899 का, सॉरी ये 1904 का, ये 1904 का फर्स्ट नॉवेल है जो इनके ओरिजिनल नेम से लिखा गया। और सिल्वर बॉक्स भी इनका फर्स्ट प्ले है जो 1906 में लिखा गया। विच ऑफ दीज वर्क्स इज द फर्स्ट वर्क बाय जॉन गाल्सवर्दी अंडर द ओरिजिनल नेम जॉन गाल्सवर्दी। देखिए, आप जानते हैं जोसेलियन इनका नॉवेल है 1899 का, और जबकि ये 94 में 94 में ये ओरिजिनल नेम से लिखना चालू करते हैं, क्योंकि इस वर्ष इनके फादर की डेथ हो जाती है। तो जॉन सिन जॉन नाम से ना लिख करके ओरिजिनल नाम इस समय अपनाते हैं। तो इस समय 1804 में जो पहला नॉवेल लिखा जाता है वो है आइलैंड फैरिसीज। कब लिखा जाता है? 1894 में। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और बिलारूबियन तो बहुत बात का है। अगले देखते हैं, बिलारूबियन बात का समय है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बिलारूबियन 1900 का है। ठीक है। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, ये बहुत कई बार आया, 2016 नहीं कई बार आया है। तो ये आपके रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल, या रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेड पेनरो, या ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो ये द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेड पेनरो को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है। इन फॉरसाइट सागा द फॉरसाइट बिलोंग टू, देखिए फॉरसाइट एक फैमिली का नाम है जिसके 3 जो आपकी ट्रायोलॉजी लिखी गई हैं इसी पर। तो ये पूरी फैमिली का वर्णन है और ये इनका मास्टरपीस माना जाता है जॉन गाल्सवर्दी का। तो इसमें जो बिलोंग करते हैं ये आपका टिपिकल सिटी फैमिली के बारे में बताते हैं, जिसका सोमेस फॉरसाइट मेन करैक्टर है। तो बी ऑप्शन हो गया। अगला है जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? तो देखिए टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है, उससे पहले भी आया मुझे पता है। तो इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द पेट्रिशियन, मेड इन वेटिंग, या इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। तो ये इनकी रचना है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और ये इनका ऐसे वर्क है, प्रोज वर्क ऐसे है। तो इसमें इनके ड्रामा के आइडिया मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इमेंस फैमिली नॉवेल द फॉरसाइट सागा, पब्लिश्ड एन ओमनिबस वॉल्यूम इन 1922। 1922 में फॉरसाइट सागा पब्लिश होता है कलेक्टिवली, और इस फॉरसाइट सागा में 3 नॉवेल होते हैं और 2 इंटरल्यूड होते हैं। इनके 5 वर्क होते हैं। तो जिसमें पहला वर्क होता है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 1906 में लिखा जाता है।
ध्यान रखेंगे और इसको पढ़ लेना आप, क्योंकि आप मेरे वर्क को पढ़ लेना, जो मैंने इसको वीडियो बनाया है इसको उसको पढ़ लेना, क्योंकि मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका नॉवेल है। और दूसरा जो इंडियन समर ऑफ फारसाइट है ये भी 1918 में लिखा जाता है, तो ये आपका इंटरल्यूड है। आपका इन चांसरी फिर नॉवेल है, अवेकनिंग इंटरल्यूड है, और लास्ट में बचा टू लेट, ये आपका नॉवेल है जो 1921 में पब्लिश होता है, और कलेक्टिवली सबका वर्क जो है 1922 में पब्लिश होता है। विच एज गेव स्लोगन रिटर्न टू नेचर, तो ये रिटर्न टू नेचर किस एज की है? न्यू क्लासिकल, प्री रोमांटिक, रोमांटिक या विक्टोरियन? देखिए रूसो के द्वारा दिया गया ये स्लोगन है रिटर्न टू नेचर, जे रूसो। किस एज का है? तो मैक्सिमम जाना चाहिए रोमांटिक पीरियड का, लेकिन नहीं, ये आपका प्री रोमांटिक पीरियड का है, जिसमें जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, गोल्डस्मिथ ये जैसे पोइट्स हैं उस वर्ग का। तो बी ऑप्शन ठीक है आपका। और व्हाट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ रोमांटिक पोइम दैट बिगिन द रोमांटिक रिवाइवल, तो कौन सा पोइटिक वॉल्यूम है जिससे रोमांटिक रिवाइवल की जो है बिगिनिंग मानी जाती है? तो सबको पता है, आपको भी पता होगा बहुत अच्छी तरह, दिस इज द लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1798 में पब्लिश होते हैं। कौन कौन मिलकर पब्लिश कराते हैं इसको आप जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का तो मेन है, दूसरा कौन है आपके? एस.टी. कॉलरेज। विच लिटरेरी वर्क हैज जस्टली कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखिए मैग्ना कार्टा जो है एक रॉयल चार्टर होता है जिसकी शुरुआत किंग जॉन ने की थी, किंग जॉन ने 1215 में। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ग्रेट चार्टर। तो किसे कहा जाता है ग्रेट चार्टर? लिटरेरी बैलेट्स को कहा जाता है, सॉरी लिरिकल बैलेट्स को, बायोग्राफी लिटरेरिया को, या प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स को, या प्रील्यूड को। तो देखिए हालांकि रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत जो है लिरिकल बैलेट से ज़रूर मानी जाती है, लेकिन इसके सेकंड एडिशन में ये प्रीफेस देते हैं, और उस प्रीफेस में जो लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस को ही मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। द फर्स्ट रोमांटिक एलिमेंट विच केम इनटू प्रोमिनेंस was the emotional theme of nature as seen in the works of जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस एंड गोल्डस्मिथ। तो आपको बताएं ये जो सारे के सारे पोइट हैं ये आपके प्री रोमांटिक पीरियड के हैं, और इन्होंने ही इमोशनल थीम दी थी नेचर की। तो जो मेन मानी जाती है वो जेम्स थॉमसन की है, सीजन्स नाम से 1833 में शायद पब्लिश होती है, और जिसमें समर, विंटर और रेनी सीजन के बारे में बताया गया है। तो ये जेम्स थॉमसन है, तो ऑप्शन ए बैठता है आपका। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ऑल एडम एट इन अगस्त वॉज एप्पल्स एंड आलमंड्स। ये तो जो आपकी रिपीटेशन ऑफ साउंड है, तो जब रिपीटेशन होता है तो यहाँ पर नेचुरल के अलिट्रेशन होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बैठेगा सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। लीव रसल इन द विंड एंड आर विव्ड इनटू एयर। तो यहाँ पर साउंड आ रही है और पत्तियों की गड़गड़ाहट आ रही है, पत्तियों में जो हलचल हो रही है वो आ रही है। तो जब भी साउंड से कोई बात होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओनोमेटोपोइया। तो आपका ऑप्शन क्या बैठता है? बी। क्वेश्चन नंबर 39 है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। हर कैट इज नियर द कंप्यूटर।
टू कीप एन आई ऑन माउस, चूहे पर नज़र रखने के लिए। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, ओनोमेटोपोइया, पन है या ऑक्सीमोरन है? तो देखिए शब्दों के खेल को हम पन बोलते हैं और कीप एन आई ऑन द माउस। देखिए माउस में दो प्रकार का माउस है, एक जो चूहा होता है और दूसरा कंप्यूटर का माउस होता है, तो दोनों सेंस में आया है। तो ऐसे में हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो पन बनता है। सी हो गया। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। वॉर इज गुड, स्लेवरी इज फ्रीडम, इग्नोरेंस इज पावर। ऑप्शन है आपके पैराडॉक्स, एंटीथीसिस, कैसमस या ऑक्सीमोरन। देखिए इसमें एंटीथीसिस जैसा आपको महसूस हुआ होगा, लेकिन एंटीथीसिस नहीं है, ये आपका पैराडॉक्स है। और पैराडॉक्स में क्या होता है? ये आयरोनिकल होता है। हम कहना कुछ चाहते हैं और अर्थ कुछ और निकलता है। तो वॉर इज गुड, भाई युद्ध कैसे अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। स्लेवरी में फ्रीडम नहीं हो सकती और इग्नोरेंस में पावर नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिए, लेकिन पैराडॉक्स है तो पैराडॉक्स में जो अर्थ निकलता है वो पॉजिटिव होता है और आयरोनी में अर्थ निकलता है वो नेगेटिव होता है। और एंटीथीसिस में जो होते हैं वो दोनों विपरीत कथन साथ साथ रखे होते हैं। तो पैराडॉक्स को फिर समझिए, स्लेवरी इज फ्रीडम। तो कभी कभी हम क्या होते हैं, अपने आप को अपने बड़ों के प्रति समर्पित कर देते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, उनके आगे हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो हम अपनी फ्रीडम को उनके चरणों में रख देते हैं। तो इसका मतलब हम स्लेव हो जाते हैं, लेकिन हम इतने स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर हम इतने स्वतंत्र हो जाते हैं कि हमको किसी बात की चिंता नहीं रहती। तो देखिए स्लेवरी और फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया और हम फिर मुक्त हो गए। तो यही सेंस जो होता है वो पैराडॉक्स होता है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। विद सैचल, थैले के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल, अनविलिंगली टू स्कूल। आपको बताना कौन सा है, ट्रांसपर्ट, एपिटेट, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या कैसमस। तो देखिए मॉर्निंग, शाइनिंग मॉर्निंग फेस है, तो शाइनिंग मॉर्निंग रखा गया है, चमकती हुई सुबह, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो फेस के लिए यूज हुआ है, लेकिन रखा मॉर्निंग के साथ है। तो ऐसे में जब एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र होता है एडजेक्टिव का, तो उसे हम ट्रांसफर्ड एपिटेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, द swollen winds was soon awake, it tore the elm tops down for spite, and did worse to vex the lake। ये जो रचना है, ये जो लाइन्स हैं, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई हैं और पोइम का नाम है पोरफोरियस लवर। तो आपको बताना है इनमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है, ट्रांसपर्ट, एपिटेफ, मेटाफर, पैथेटिक फालिसी या एल्यूजन। तो ट्रांसपर्ट एपिटेफ को तो अभी पढ़ा था, जिसमें एडजेक्टिव को दूसरी जगह रख दिया जाता है, अनुपयुक्त जगह। और मेटाफर इनमें है नहीं, जब हम मेटाफर जो है अप्लाइड सिम्बली होती है। और पैथेटिक फैलेसी में क्या होता है, इसमें जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं वो ह्यूमन सफरिंग और ह्यूमन हैप्पीनेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। तो इसका अर्थ देखिए, एल्यूजन इसमें नहीं है। एल्यूजन का मतलब दृष्टांत होता है, कहीं से हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अर्थ देखें, द रेन सेट अर्ली टू नाइट, वर्षा जो है रात में जल्दी ही शुरू हो गई। द swollen wind, जो swollen wind थी यानी कि उदास हवा थी, was soon awake, जल्दी ही जाग गई। It tore the elm top down for the spite, अपनी स्पाइट के कारण, अपने विरोध के कारण इसने जो एल्म्स की टॉप थी उनको गिरा करके नीचे कर दिया। एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वेक्स द लेक, और अपने और
क्रोध को दर्शाने के, वर्स्ट और बुरा करने के लिए इसने झील को तंग करना, वैक्स करना शुरू कर दिया। तो ये पैथेटिक फैलेसी है। अ लिटरेरी वर्क इन विच अर्ली नियरली ऑल द कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सेटिंग्स एंड अदर लिटरल एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी हैव सेकेंड एंड सिंबॉलिक मीनिंग इज कॉल्ड। एक लिटरेरी वर्क में जिसमें लगभग सभी जो करेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होती हैं, सेटिंग होती हैं और जो उसका लिटरल एलिमेंट होता है वो सब दूसरे स्टोरी को दर्शाते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, यानी कि प्रतीकात्मक होते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को डॉग से सिंबल दे दें कि ये व्यक्ति, और उस डॉग का वही नाम रख दें, तो इसको हम बोलेंगे एलेग्री। ठीक है, और एलेग्री को हम रूपक बोलते हैं। तो रूपक का मतलब ही रूप प्रदान करना होता है और एल्यूजन का मतलब है कहीं से हम उदाहरण लें और उसके बारे में बताएं। आयरोनी तो जानते हो, कहना कुछ चाहते हैं और अर्थ कुछ और निकलता है। और पैरोडी जानते हो भी किसी भी वर्क की नकल होती है और सटायरिकल वे में। तो आपका ऑप्शन इसमें ए है। और फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। प्लेजर्स सिन एंड समटाइम्स सिंस प्लेजर। तो आपको इन दो शब्दों पर ध्यान देना है, प्लेजर सिन और सिंस प्लेजर। तो ऐसे में जो लाइन बनती है वो ऐसे बनती है, इधर का उधर और उधर का इधर। तो ऐसे में जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो आपका कैसमस बनता है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। व्हाट इज बैरोक? देखिए, जेल है वो बैरक होता है, कल्चर, स्टाइल या बुक है। तो देखिए, बैरोक जो है एक स्टाइल है। ठीक, बैरोक क्या है? आपकी एक स्टाइल है। और ये कौन सी है? ये आर्किटेक्चर, आर्ट, इनकी स्टाइल है। तो इसका अत्यधिक सजावटी चीज़ों का प्रयोग करना ही बैरोक स्टाइल कहलाती है। द लिटरेरी डिवाइस इन विच अल्टीमेटली वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड वाइस पनिश्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? जिसमें पोइटिक जस्टिस, पर्पल पैच, पैथेटिक फैलेसी या बैरोक। तो आप जानते हैं बैरोक आपकी एक स्टाइल है और पैथेटिक फैलेसी जिसमें जो आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, पार्टेक्स इन द हैप्पीनेस एंड सोरो ऑफ द मैन। और पर्पल पैच जानते हो, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सजावट करना ताकि कोई स्टैंजा अच्छा बन जाए। तो ये तीनों नहीं है। और पोइटिक जस्टिस इसमें आपका ऑप्शन बन रहा है, पोइटिक जस्टिस। और ये क्या होता है? पोइटिक जस्टिस कहता है कि हमारी लिटरेचर में ये कहा जाता है, होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसको सज़ा मिलेगी और अच्छा कर्म करता है तो उसको पुरस्कार मिलेगा। इसी बेस पर ही सारी स्टोरीज होती हैं। तो इसे हम पोइटिक जस्टिस कहते हैं। हु इन्वेंटेड द एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोइटिक जस्टिस? तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपके रेमर हैं, टॉमस रेमर। तो आपका जो ऑप्शन बनता है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, एन अलेक्जेंड्रियन इज द लास्ट लाइन ऑफ ऑटबा राइमा, स्पेंसरियन स्टेंजा, राइम रॉयल या टर्जा राइमा। तो स्पेंसरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती है उसको हम अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं। और अलेक्जेंड्रियन जो होता है वो आपका 12 सिलेबिक लाइन होती है, यानी कि 6 फीट की लाइन होती है। और 8 जो लाइनें होती हैं स्पेंसरियन स्टेंजा में वो आयमिक पेंटामीटर में होती हैं। और ऑटबा राइमा में तो 8 ही लाइनें होती हैं, राइम रॉयल में 7 लाइन होती हैं, टर्जा राइमा में जो है आपकी 4 लाइनें होती हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज। तो देखिए, लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है जिसको हम बोलते हैं भाषा शास्त्र। क्या बोलेंगे? भाषा शास्त्र। तो किसे बोलेंगे भाषा शास्त्र? देखिए, मॉर्फोलॉजी जो होता है, मॉर्फोलॉजी इसको बोलते हैं जब हम प्रकृति की चीज़ों, पेड़ पौधों की
अध्ययन करते हैं। तो ये आकृति विज्ञान हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। और बिब्लियोग्राफी होता है ग्रंथ सूची। तो आपने एक शब्द सुना होगा बिब्लियोपाइल। तो बिब्लियोपाइल वो व्यक्ति होता है जो पुस्तक प्रेमी होता है, किताबों को संचय करता है। और यहाँ पर बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथों की सूची। और फिलोलॉजी होता है वो होता है भाषा शास्त्र। तो फिलोलॉजी क्या हो गया आपका भाषा शास्त्र। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पर सी। और फेलिनोटोलॉजी, तो फेलेंटोलॉजी होता है वो आपको होता है जीवाश्म की, यानी जीवाश्म का विज्ञान। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। हु सेड दिस अबाउट एलिजाबेथन एज? आई हैव टेकन ऑल द नॉलेज फॉर माई प्रोविनेंस। प्रोविंस माने क्षेत्र होता है, मैंने अपने क्षेत्र की सभी नॉलेज जो है ले ली है। कौन कहता है इस बात को? तो देखिए एलिजाबेथन राइटर में विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन और सिडनी, इनमें से चुनना है आपको। तो ये बात फ्रांसिस बेकन कहते हैं। क्या कौन कहते हैं? फ्रांसिस बेकन। ठीक। और इसकी सब जानकारी आप W.J. लॉन्ग पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको वहाँ मिल जाएगी। तो W.J. लॉन्ग से कोई क्वेश्चन बनाया हमने। हु रोट दिस अबाउट जॉन मिल्टन? ही पास द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। उसने स्थान और समय की जो फ्लेमिंग बाउंड्स है, ज्वलंत सीमाएं हैं, उसको पार किया है। तो किसने ज्वलंत सीमाएं पार की हैं? जॉन मिल्टन ने। कौन कह रहा है ये बात? तो ये बात रॉबर्ट ब्राउनिंग कह रहे हैं, टॉमस ग्रे कह रहे हैं, कीट्स कह रहे हैं, हैजलिट। तो ये बात आपकी कह रहे हैं ग्रे, टॉमस ग्रे। और कहाँ कह रहे हैं? तो टॉमस ग्रे की जो रचना है प्रोग्रेस ऑफ पोइसी, क्या है? प्रोग्रेस ऑफ पोइसी लिखा होगा नीचे, उसमें कह रहे हैं। अगला है हु रोट दिस अबाउट जॉन मिल्टन? तो जॉन मिल्टन पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। कौन कहता है ये बातें? तो ये बात कह रहे हैं आपके मैकमिलन। बी ऑप्शन ठीक है, मैकमिलन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53 है हु रोट दिस अबाउट जॉन मिल्टन? ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। माइटी माउथ, बड़े मुंह वाला, इन्वेंटर ऑफ हारमोनी, जिसने समरसता को इन्वेंट किया है। स्किल टू सिंग द टाइम ऑफ एटर्निटी, जिसे समय और अनंतता को गाया है। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की ईश्वर प्रदत्त ऑर्गन है। मिल्टन द नेम साउंड्स फॉर एजेस, मिल्टन वो नाम है जो युगों से गूंज रहा है। कौन कहते हैं? तो ये बात रॉबर्ट ब्राउनिंग कह रहे हैं, ग्रे कह रहे हैं, टेनिसन कह रहे हैं, या आपके हैजलिट कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी हैं। ये टेनिसन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? टेनिसन। और इनकी टेनिसन की रचना है, पोइम का नाम है मिल्टन। क्या है? मिल्टन। पोइम का नाम ही मिल्टन है। इसमें ये लिखते हैं हु कंसीडर्ड दैट लिटरेचर वॉज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। कौन मानता है कि लिटरेचर जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि उपदेश देने के लिए होती है। तो देयरफॉर दे फ्राउंड अपॉन एंटरटेनमेंट। यही कारण है कि उन्होंने इंटरटेनमेंट के जो जेनर हैं, जैसे कि ड्रामा और फिक्शन, इसको जो है इस पर क्रोधित थे। कौन थे? एलिजाबेथन लोग थे। देखिए एलिजाबेथन लोग तो नहीं हो सकते मेरी नज़र में। कारण क्या है? क्योंकि एलिजाबेथन में तो ड्रामा लिखे ही गए थे और नॉवेल भी लिखे गए थे। और प्यूरिटन्स, हाँ प्यूरिटन्स हो सकते हैं, कैथोलिक नहीं होते, और रोमांटिक पोएट। तो ये हैं आपके प्यूरिटन्स। और यही कारण है कि 1642 में जो प्यूरिटन थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने 1642 में थिएटर पर बैन लगा दिया था, जो कि 1660 में हटा था। किंग चार्ल्स फर्स्ट सेड अ किंग कैन नॉट बी ट्राइड बाई एनी सुपीरियर ज्यूरिडिक्शन ऑन अर्थ। किंग चार्ल्स फर्स्ट कहते हैं कि एक राजा को पृथ्वी की कोई भी शक्ति
चाहे वो पार्लियामेंट हो या अदर लॉर्ड्स हों, वो राजा की शक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि राजा को जो शक्ति मिली है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो किंग चार्ल्स फर्स्ट जो है डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में बिलीव करते हैं। आपको बताना है व्हेन दिस डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स डिसअपियर्ड अलटुगेदर, कब हमेशा के लिए ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स समाप्त हो जाता है। रीस्टोरेशन पीरियड में जब चार्ल्स सेकंड गद्दी बैठता है, या ग्लोरियस रिवोल्यूशन में 1688 में, या कॉमनवेल्थ पीरियड में, या इन 20th सेंचुरी में। तो तीनों ही ऑप्शन ऊपर के बिल्कुल क्लियर लगते हैं, कहीं भी हो सकता है। तो देखिए जेम्स सेकंड को 1688 में गद्दी से उतार दिया जाता है और वो लास्ट किंग माना जाता है जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स में विश्वास करता है। इसके बाद क्योंकि ये रक्तहीन क्रांति 1688 में होती है और ये होती ही रिलीजियस और पॉलिटिकल क्रांति है, तो इसी कारण तो ये माना जाता है इन द ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688। विच इज द ऑड वन इन मेमोरियम पर्ल लिसिडस कॉमस, कौन इसमें अलग है? तो आप जानते हैं इन मेमोरियम जो है ये आपकी टेनिसन की एलिजी है ऑर्थर हेनरी हालम के लिए। पर्ल दो जो है ये भी आपकी एलिजी है एंग्लो सैक्सन पीरियड की, जिसमें एक लड़की के बारे में, छोटी लड़की के बारे में एलिजी है। लेसिडास जो एलिजी है ये आपकी एडवर्ड किंग के लिए मिल्टन की एलिजी है, और कॉमस जो है जॉन मिल्टन के द्वारा मास्क है। तो ये क्या होगा? कॉमस इसका ऑप्शन बैठता है, यही ऑड है, बाकी सब एलिजी है। विच इज द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट, आपको बताना पैराडाइज लॉस्ट की सबसे लॉन्ग बुक कौन सी है। तो देखिए बुक 9, 7, 10 या 12। बुक 9 जो है सबसे लंबी किताब है और इसमें 1189 यानी कि 1189 लाइन्स हैं, और ये जो है ये आपकी शॉर्टेस्ट बुक है। बुक 7 640 लाइन है। और एक बात, दोनों बात नोट करेंगे, ऑप्शन तो इसमें ए है ही, एक बात और नोट करेंगे कि बुक 7 और बुक आपकी जो 10 है इन दोनों को दो दो पार्ट में बांटा गया था, तब 1674 में ये जो है आपकी 12 बुक की किताब बनी थी। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कौन ले जाता है? तो देखिए आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट की बात है तो बुक आपकी 12 में पैराडाइज के गेट से जब माइकेल एडम को विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति का जो भविष्य है उसके दृश्य को माइकेल दिखाता है, तो फिर अंत में उनके पैराडाइज के गेट से एडम को और ईव को दोनों को माइकेल जो है वो बाहर कर देता है, क्योंकि ईश्वर उसको ऑर्डर करते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन है हु सोज एडम एंड ईव द विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, सॉरी इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपका माइकेल देता है। और विजन ऑफ ह्यूमन काइंड जो है ये ध्यान कर लें, ये आपका बुक 11 और बुक 12 दोनों में ही, दोनों किताबों में द विजन ऑफ फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड बताया गया है। आप मेरे वीडियो को देख लें, पूरी पैराडाइज लॉस्ट की जो समरी है इतना बेहतरीन मैंने पढ़ाने की कोशिश की है कि एक एक पॉइंट और पूरी समरी आपको याद हो जाएगी। प्लीज़ सुन लेना उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बैठता है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ दीज इज नॉट डाइवोर्स ट्रैक्ट बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन का डाइवोर्स ट्रैक कौन सा नहीं है? देखिए एनी मैड वर्जन ही नहीं है। एनी मैड वर्जन 1641 में लिखा गया एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक है जो चर्च के विरुद्ध लिखते हैं और इसमें बिशप हॉल को अटैक करते हैं, क्योंकि इन्होंने
प्रीलेटिकल एंटी प्रीलेटिकल जो पंपलेट लिखे थे वो इनके 5 लिखे थे, और 5 में से तीसरा जो है वो एनीमेड वर्जन है। और बाकी डॉक्ट्रिन इसमें 4 और डाइवोर्स ट्रैक लिखते हैं, इनमें 3 हैं, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर और टेट्राकॉर्डन। ये आपके डाइवोर्स ट्रैक हैं तीनों, और पहला वाला नहीं है, तो ए ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिए, कई पॉइंट आपको इसमें जानने को मिलेंगे। द ओलिवियन एक्ट, जिसको बोलते हैं जनरल एमनेस्टी, एमनेस्टी माने होता है क्षमादान। तो जो जनरल एमनेस्टी होता है, सार्वजनिक क्षमादान होता है, वो एक्ट 29 अगस्त 1660 को इनेक्ट में आता है, लागू करते हैं चार्ल्स सेकंड। और जॉन मिल्टन उस समय जेल में कैद कर लिया जाता है, फिर उनको इससे डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है सार्वजनिक क्षमादान में। लेकिन क्या होता है, उनको क्षमादान तो मिल जाता है, लेकिन इनकी 2 बुक हैं, वो पब्लिकली जो है उनको जला दिया जाता है। आपको बताना 2 किताबों के नाम क्या हैं। ऊपर बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आइकोनोक्लास्ट और डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकैनो, एक बात। टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, जिसको 1649 में जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी जाती है 30 जनवरी 1649 को, तो ये उसके बाद ये किताब लिखते हैं। और डिफेंसिव सेकेंडा, एनीमेड वर्जन और प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, ये आपके एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट हैं। और एनीमेड वर्जन एंड रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रीलेटरी। कौन सा इसमें पेयर है जो 2 किताबें जलाई जाती हैं? तो आपकी 2 किताबें हैं, आइकोनोक्लास्ट, जिसको बोलते हैं इमेज ब्रेकर, और डिफेंसिव प्रो पापुलो एंग्लिकानो, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिफेंस। ये 2 बुक हैं जिनको पब्लिकली जला दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिस विल नेवर डू, ये काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी। तो ये बात कौन कहता है, ये आपको बताना है। जेफरी मेड दिस एक्सप्रेशन अबाउट वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के एक वर्क के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में नहीं, वर्ड्सवर्थ के एक वर्क के बारे में ये कहा जाता है। तो किसने कहा, ये तो पता है, जेफरी ने कहा, किस वर्क के बारे में? प्रिल्यूड, एक्सकर्सन, लिरिकल बैलेंस या रिक्लूज। तो ये बात कही गई है एक्सकर्सन के बारे में। किसके? एक्सकर्सन के बारे में इनकी रचना है, और ये 9 बुक्स में है। और 9 बुक कौन है? वो 9 बुक्स हैं डायलॉग की फॉर्म में, पास्टोरल वर्क है ये। लिरिकल बैलेट्स बेटर एप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। भाई जब इंग्लैंड में 1798 में पब्लिश होते हैं, 1798 में, तो 1798 में जब पब्लिश होते हैं तो यहाँ पर बेटर एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। और अमेरिका में ये पब्लिश होते हैं 1802 में, 1802 में अमेरिका में पब्लिश होते हैं, तो वहाँ इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। तो आपका ऑप्शन डी है इसमें। Who said there is no essential difference between the language of the prose and that of metrical composition? कि प्रोज की लैंग्वेज में और कविता की लैंग्वेज में, यानी कि मीट्रिकल कंपोजिशन की लैंग्वेज में कोई भी अंतर नहीं है। लैंग्वेज जो है लोगों की कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, सो दैट उनको बेटर एक्सप्रेस किया जा सके। तो ये बात कौन कहता है? तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ही कहते हैं, और प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में कहते हैं। नेम ऑफ द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। किस पोएम से ये बात कही गई है, वहाँ से ली गई है? 10 फेयर्स इज स्टिल इन आवर डीके। ऐसा अक्सर हमारे डीके में होता है, डीके माने बुढ़ापे में। एंड येट द वाइजर माइंड, और बुद्धिमान व्यक्ति भी मॉर्न्स लेस फॉर व्हाट एज टेक्स अवे, उस बात पर कम दुख मनाता है जो बातें बीत गई हैं या जो उसकी उम्र ले गई है, यानी कि पहले हो चुकी हैं।
देन व्हाट लीव्स बिहाइंड, जो बाद में बची हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने बुढ़ापे में अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम उन बातों पर दुख कम करते हैं जो बीत गई हैं, और जो बची हैं उन पर ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं। हम कहते हैं, वास्तव में आम टेंडेंसी है, अरे वो बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे हमारे उस समय के, अब तो हम बहुत दुखी हैं। तो ये फाउंटेन में पोइम में कौन कहता है? एक 72 ईयर्स ओल्ड का ओल्ड मैन है, वो कहता है, मैथ्यू। विच ऑफ the poems of William Wordsworth these lines have been taken? The music in my heart I bore long after it was heard no more। ये तो आ चुका है, कई बार भी आ चुकी हैं लाइनें। आप बताना है किस पोइम से ली गई हैं। ड्यूटी से ली गई हैं, ओ टू ड्यूटी, सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स या टिंटन एबे। तो ये सॉलिटरी रीपर की शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये लास्ट लाइन्स है। कौन सी लाइन्स है? लास्ट लाइन्स। तो आपका ऑप्शन बनता है बी। इन दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, तो ये लाइन ली गई हैं, कौन सी हैं? एंड इन दाई वॉइस, और तुम्हारी आवाज़ में। आप पहचानो तब तक मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। इन दाई वॉइस, तुम्हारी जो आवाज़ है, आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉरवर्ड हार्ट, जो मेरे पूर्व दिल था, यानी कि जब मैं पहले महसूस करता था, वो आवाज़ में आज तुम्हारी, वो बात मैं तुम्हारी आवाज़ में देख रहा हूँ। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, तुम्हारी जो वाइल्ड आइज हैं, उनकी जो चमक है, उस चमक में मैं वो चीज़ देख पा रहा हूँ जो मैंने पूर्व में आनंद उठाए थे। तो यहाँ बात हो रही है डोरोथी की। तो वो कह रहे हैं कि डोरोथी, तुम पहली बार टिंटन एबे देखने आई हो, तो प्रकृति दृश्यों को देख करके तुम्हारी जो खुशी मुझको दिखाई दे रही है उसकी आवाज़ में, और तुम्हारी आंखों में जो प्रथम दृश्य देखने की चमक है, तुम्हारी आंखों में उस चमक मुझको याद दिला रही है जब मैं पहली बार इस सीन को देखने आया था। तो ये टिंटन एबे की है। Whom does Wordsworth describe these lines? Her eyes as stars of twilight fair। उसकी आँखें ऐसे हैं जैसे स्टार्स ऑफ ट्वाइलाइट फेयर, संध्या के समय जो तारे होते हैं। लाइक ट्वाइलाइट टू हर डस्की हेयर, और संध्या की तरह ही, शाम की तरह ही उसके बाल हैं। तो किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं? लाडोमिया के बारे में, मैरी हचिंसन के बारे में, एनिटी बेलन या डोरोथी। तो ये इनकी वाइफ है मैरी हचिंसन, उनके बारे में कविता लिखते हैं, और पोइम का नाम है द पैंथम ऑफ डिलाइट। शी वॉज द पैंथम ऑफ डिलाइट। दैट वॉज वॉट वॉज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। माइकल की कॉटेज का क्या नाम था? तो इवनिंग स्टार, ब्लू स्टार, शाइनिंग स्टार या ग्लोरियस स्टार। तो जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है इवनिंग स्टार नाम था। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सकर्सन, ये पोइम जो 9 बुक्स में है, और पास्टोरल पोइम है, जिसमें शेफर्ड के डायलॉग के रूप में है, जिसको एक्लॉग बोलते हैं। तो कौन सी, क्या अर्थ है इसका? एक्सकर्सन। तो एक्सकर्सन का मतलब छोटी सी यात्रा होता है, अ शॉर्ट एंड जर्नी और ट्रिप होता है इसका अर्थ। तो ऑप्शन ए हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, द ब्यूटी बोर ऑफ प्रॉमिस दैट विच सेट्स as at some moment might not be unfelt among the bower of paradise itself, the budding rose is above the rose full blown। ये आपको लाइन बतानी किस पोइम की है, अर्थ बताएं। तो लास्ट 2 अर्थ बताई दे रहे हैं। द ब्यूटी बोर ऑफ प्रॉमिस, जिस सुंदरता का हमने वादा किया था, जिस वादे का जो हमने वादा किया था, वो प्रॉमिस पूरा हो गया है। दैट विच सेट्स, जो हमने स्थापित किया था, एज एट सम मोमेंट माइट नॉट बी अनफेल्ट, हो सकता है कुछ क्षण उसके ना महसूस किए जाएं। अमंग द ब्योर ऑफ पैराडाइज इटसेल्फ, तो ये जो स्थिति है वो स्वर्ग की तरह ही है। द बडिंग रोज अबव द
रोज फुल ब्लोन, जो बडिंग रोज होता है यानी कि जो कली होती है वो फुल रोज से यानी कि पूरे गुलाब से ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये लाइन किस पोएम की है? तो ये लाइन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की है, जिसमें आया बिल्स वाज द डाउन जो लाइन थी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।